ये वही 8 आयाम हैं जिन्होंने 1948 जब पांचजन्य पत्रिका भी शुरू हुई थी और जो हमारा देश है वो भी शैशव काल में था और धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ा। और जो 8 प्रमुख क्षेत्र थे जिनको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़े और भारत की प्रगति में, भारत को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो क्षेत्र रहे हैं, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है परमाणु क्षेत्र और दूसरा चिकित्सा क्षेत्र। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता साबित करी है। और अगले सेशन में जो हमारे अतिथि हैं, वैसे तो आपने उनको डिबेट्स में देखा होगा और वो बातें राजनीतिक भी करते हैं, इतिहास की भी करते हैं, लेकिन आज उनसे हम भारत के विज्ञान की भी बात करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री आनंद रंगनाथन जी को। नहीं, एक्चुअली ये हुआ हमारे बीच में मैच फिक्स हो गया है। हमने कहा कि टेस्ट मैच की बात हो और एक ऐसा बल्लेबाज हो जो T20 स्टाइल में खेलता हो, तो फिर ये मिक्स एंड मैच होगा। तो हमने और आनंद जी ने थोड़ी सी सेटिंग कर ली है, क्योंकि जनता का भी ख्याल रखना है। परमाणु की बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे, भारत ने 1948 में जो एक कदम बढ़ाया था वो कितना प्रासंगिक है, आज क्या स्थिति है, सब पर हम बात करेंगे, लेकिन जनता की भावना का भी ख्याल रखना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था जब मुझसे कहा गया कि आनंद रंगनाथन के साथ आपको बातचीत करनी है। यू आर ए साइंटिस्ट, यू आर एन ऑथर, यू आर अ फियर्स एंड वेरी लॉजिकल डिबेटर। हम आपकी पहचान तो इसी तौर पे जानते हैं। जो लोग आमतौर पर टीवी देखते हैं वो आनंद रंगनाथन को बड़ी इंसाइसिव, हिस्टोरिकली करेक्ट डिबेट्स और जो एक नरेटिव है उसके साथ में, उसमें एक विट होता है, एक ह्यूमर भी होता है। वो अपने आप में एक पहचान है। तो मैं आपको संबोधित क्या करूँ आज, साइंटिस्ट, ऑथर या फिर एक डिबेटर? हु इज आनंद रंगनाथन? एक आम आदमी। लेकिन अब वो यह आम आदमी का एक्चुअली रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई है पिछले 11 सालों में जो अपने आप को आम आदमी कहता था वो 12 लाख के कमोड पे बैठा हुआ है। तो आप मुझे ऑन सेकंड थॉट्स आम आदमी ना कहें, सिर्फ आनंद रंगनाथन ही कहिए। थैंक यू। चलिए, आप चूँकि हम बात कर रहे हैं उसकी कि भारत ने पिछले कुछ समय से बात होने लगी है एक विकसित भारत की। हमने चूँकि इसका एक प्रमाइसिस रखा था कि 1948 में कुछ इंस्टीट्यूशंस आए और वो बढ़े, लेकिन आज हम बात वाकई में विकसित भारत की करते हैं, एक सरकार विकसित भारत की करती है। कैसे देखते हैं आप पिछले 10 सालों की इस भारत की जर्नी को, इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, इन टर्म्स ऑफ असर्शन, इन टर्म्स ऑफ डिबंकिंग द काइंड ऑफ नैरेटिव विच वाज बीइंग बिल्ड बाय द सम वेस्टर्नर्स और सम वेस्टर्न इंटरेस्ट पीपल? आप उस पूरे नैरेटिव को कैसे देखते हैं और विकसित भारत के इस कॉन्सेप्ट को आप कैसा पाते हैं? पहले तो थैंक यू सो मच अनुराग जी एंड पांचजन्य जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तेज जी, प्रफुल्ल जी, और मुझे लगता है मामा, आधा क्राउड तो मामा जी ले गए अपने साथ लेकिन इस देश में कुछ लोगों को चाचा से प्यार है, मुझे मामा जी से प्यार है, सो आई डोंट माइंड, बट थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी। और आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा और मेरा शुरू से ये था कि देयर इज़ नो डाउट, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में बात करूँगा। देयर इज़ नो डाउट कि हमने 1947 के बाद ज़रूरत भी थी और बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक एंड अदरवाइज इंस्टीट्यूशंस बनाए, नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत थी। ऑफ कोर्स वो अलग बात है कि जो जिस पेस से हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, हमने रास्ता ही अलग चुना। हमने दोस्त सोवियत यूनियन चुना, हमने जो पहलदारी करी वो चाइना की करी, चीन को भाई बनाया और इनफैक्ट यहाँ तक कि अपना सिक्योरिटी काउंसिल सीट छोड़ के चीन के सिक्योरिटी काउंसिल सीट की एडवोकेसी करी, जिस रीज़न से डॉक्टर अंबेडकर रिज़ाइन फ्रॉम द कैबिनेट। खैर वो तो हिस्ट्री है। हमने एक गलत रास्ता चुन लिया जिससे हमारी पेस जो कि 10 टाइम्स 15 टाइम्स हो सकती थी वो नहीं हुई, लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक थी। उस डायरेक्शन में अनुराग जी हमने कुछ स्टेप्स उठाए जिनका फ़ायदा हमें अभी भी मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, वो अलग बात है कि अगर हमने 5 IITs खोले शुरू में, जो 50 साल तक 5 ही थे, अब आई थिंक 20 हैं, 21 हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में। तो हमें शुरू से ही वो देख लेना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हमने गलतियाँ
हमने पॉजिटिव्स थोड़े कम किए, नेगेटिव्स हमारे बहुत ज़्यादा थे, बट हर एक नेशन की एक आर्क होती है, उस पर हम चल पड़े। जो आपने सवाल पूछा है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। अब मोदी जी ने भी आई थिंक पहला पॉडकास्ट दिया पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने काफ़ी टाइम डिवोट किया विकसित भारत 2047 को मैं विकसित भारत देखना चाहता हूँ। तो आई थिंक और इस सेशन का नाम भी उड़ान है, नींव और उड़ान। हम सब लोग ये समझ गए हैं और ये एश्योर्ड हैं कि भारत इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट अनुराग जी मल्टी जनरेशनल कभी कभी होता है, कभी कभी एक या दो जनरेशन को स्किप करके आता है। जब ये आता है तो हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि 70-75 सालों से ये 3-4 बार आया है, उसमें से मुश्किल से एक नहीं आधी बार हमने एडवांटेज ली है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की हमने एडवांटेज ली, इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। उससे पहले कई बार आए बट वी फेल टू टेक एडवांटेज। आइदर सिक्योरिटी रीज़न से देख लीजिए, जियोपॉलिटिकल देख लीजिए, साइंटिफिक देख लीजिए, हर डिसिप्लिन में देख लीजिए। मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु लव्स दिस कंट्री, ऑल ऑफ अस लव दिस कंट्री, डोंट वांट अस टू मिस दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये सर्टन है कि ये इंडिया इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। ये कैसे सर्टन है मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताता हूँ। यही नहीं कि पिछले 75 साल में हमने क्या प्रोग्रेस करी। अगर आप 3-4 पैरामीटर्स देख, यहाँ पे टाइम की कोई मतलब वैसे तो नहीं 30 सेकंड्स मांगने तो नहीं पड़ेंगे ना। नहीं। जैसे वो 30 सेकंड की भीख मुझे मांगनी पड़ती है हर 2-2 मिनट बाद वो, पर आप मुझे टोक दीजिए। हमने 30 मिनट दे दिया आपको चलिए एक तरह से। नहीं, पर आप जब भी आप चाहें प्लीज़ मुझे इंटरप्ट करके आप वो कर दीजिएगा। इंडिया, एज आई सेड, इज़ ऑन द राइट पाथ, हैज़ बीन सिंस 1975। इट्स द पेस जिसकी मुझे प्रॉब्लम है। 1947 में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, 32, इमेजिन। आज 76 साल है। लिटरेसी रेट 1947 में जब हमें आज़ादी मिली 12% था, आज 86% है। पावर्टी रेट 76% था, आज 4.5% है। और सबसे ट्रबलिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखें 1947 में तो 160 था। मतलब 1000 बच्चे पैदा होते थे, उसमें से एक साल तक 160 बच्चे देख नहीं पाते थे। आज वो 24 है। कुछ स्टेट्स में वो यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर IMR है, 6 और 7 है केरला में। अब देखिए प्रोग्रेस हुई है। और आपने पिछले 10 साल की बात करी तो आई थिंक स्टनिंग प्रोग्रेस हुई है। अगर आप देखें हमारा GDP पर कैपिटा 2014 में $1500 था, आज $2600 है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2014 में 300 बिलियन था डॉलर्स, आज 705 बिलियन डॉलर्स है। बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पावर्टी देखें, जो कि आज एक्सेप्टेबल मैट्रिक्स है पावर्टी डिफाइन करने का किसी भी देश में, 2014 में 29% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज मल्टी डायमेंशनली पुअर, आज 11% है। पिछले 10 साल में हमने 250 मिलियन इंडियंस को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से ऊपर निकाला है। 250 मिलियन, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। लोगों ये आंकड़े समझ नहीं पाते हैं कि पिछले 10 साल में हुआ क्या है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 5 सिटीज़ में मेट्रोज थी, आज 20 सिटी में हैं। 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट्स हैं। 21,000 किलोमीटर्स रेलवे लाइंस इलेक्ट्रीफाइड थी, यहाँ 63,000 है। 10 साल से पहले 60 साल में जितने हाईवे लेंथ बनाई थी, पिछले 10 साल में हमने वो आधी लेंथ बना दी है। तभी मैं नितिन गडकरी जी को ह्यूमन नहीं मानता, एलियन है वो। कोई एलियन ही उस स्पेस से जा सकता है। और एक और नज़रिए से एलियन है, जब उन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में बताया उनकी बेरियाट्रिक सर्जरी होने वाली थी, तो उन्होंने कहा उससे सर्जरी से आधा घंटा पहले मैंने 5 प्लेट छोले भटूरे खा लिए। ये जो सर्जरी के लिए जा रहा है, ये एलियन ही कर सकता है कोई। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स जो थे $7 बिलियन थे 10 साल पहले, आज $23 बिलियन हैं। और सबसे ज़्यादा खुश कर देने वाली बात, अच्छा, दूसरे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड्स में 9 लाख करोड़ थे, आज 63 लाख करोड़ हैं। आप सोलार पावर की इंस्टॉल्ड वो देखें, 3 गीगावाट्स थी 10 साल पहले, आज 100 गीगावाट्स है। और 10 साल पहले 350 स्टार्टअप्स थे, आज 1,18,000 स्टार्टअप्स हैं। सो देयर इज़ बिन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हम हैं। और 10 साल छोड़िए, पिछले 1 साल की बात करिए तो और भी स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस है।
मंथली GST कलेक्शंस हाईएस्ट एवर, स्टॉक मार्केट हाईएस्ट एवर 85,000, इनकम टैक्स रिटर्निंग्स हाईएस्ट एवर, इन्फ्लेशन लोएस्ट 5-year लो। पर आनंद जी, लगता नहीं दिस इज द न्यू नॉर्मल, हम लोग आदत आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई 10 साल से कि अब तो ये है ही है, होना ही होना है। पर मेरा सवाल बड़ा एक है, चूंकि मैं शिवराज जी को सुन रहा था और आपने चूंकि एक बात करी विकसित भारत की, मैं उसको जोड़कर एक सवाल करता हूँ। चूंकि दिल्ली चुनाव पे जाने वाली है और दिल्ली के चुनाव में एक मुद्दा बहुत होता है कि कुछ फ्रीबीज बढ़ते हैं और उसके बेसिस पर कुछ पिछले सालों के प्रोडक्शंस आए हैं। सरकारों को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सरकारें वेलफेयर के नाम पर करती हैं, बट देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन वेलफेयरिज्म एंड देन फ्रीबीज। क्या डिफरेंस है और कहाँ पर रुकना चाहिए, और इसके दुष्परिणाम या फिर अच्छे परिणाम को कैसे देखते हैं? क्योंकि फ्रीबी यहाँ भी बढ़ रहा है और उसका परिणाम प्रभावित भी करता है। सरकारों को कितना करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अहम सवाल पूछा और इस पे आई थिंक हमें नेक्स्ट 10-15 मिनट डिवोट करने चाहिए, बिकॉज ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सॉरी, आप कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था कि कितना देर हमको अलाउ होगा। चलिए, जितना टाइम अलाउड है, प्लस 30 सेकंड उसका एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। हाँ, मामा जी सारे क्राउड को ले गए थे, अब धीरे धीरे क्राउड वापस आ रहा है। नहीं, देखिए, ये सबसे ज़्यादा अहम क्यों है, और ये मैं टाई अप कर रहा हूँ जो मैंने पिछले 5 मिनट में आपको आंकड़े गिनाए। उन आंकड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये देश इस रास्ते पे चलता रहा जो फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको मैंने एक रियलिटी दिखाई, दूसरी रियलिटी ये भी है कि इस देश में अभी भी 300 मिलियन लोग 60 रुपये पर डे पे जी रहे हैं। इस देश में अभी भी 150 मिलियन इंडियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। इस देश में अभी भी 34% 5 साल से नीचे वाले बच्चे क्रॉनिकली मैलन्यूरिश्ड और स्टंटेड हैं। इस देश में अभी भी 20% पुअर बच्चों को कभी वैक्सीनेशन नहीं हुई। इस देश में अभी भी हमारा GDP पर कैपिटा का रैंक 136 है, श्रीलंका और अभी कुछ महीनों से पहले तक बांग्लादेश से नीचे। ये इज आर टू थिंग्स, यू नो, बोथ आर रियलिटीज। पर जो आपने सवाल पूछा है वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड क्यों है, इस पे आई थिंक वी नीड टू स्पेंड सम टाइम। अगर हमने ये लाइन डिमार्केट नहीं करी कि फ्रीबी क्या है और वेलफेयर क्या है, आई एम अफ्रेड वी आर लुकिंग डाउन अ होल जिससे इंडिया का एस्केप मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम फॉर अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया मस्ट बी अ वेलफेयर। अगर इंडिया वेलफेयर स्टेट ना हो तो टेंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस वुड बी वाइप्ड आउट। नोबडी वांट्स एन आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन एन ओशन ऑफ मिजरी। हम ये नहीं चाहते कि हमारा GDP पर कैपिटा जो कि अभी $2,600 है वो $50,000 हो, लेकिन सिर्फ एक गेटेड कम्युनिटी का $50,000 हो। हम चाहते हैं पूरे देश का हो। लेकिन वेलफेयरिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मोदी जी ने 120 मिलियन टॉयलेट्स नहीं बनाए होते, हम सेकंड लेयर नहीं देखते, हम ये देखते हैं चलिए टॉयलेट बन गया। कुछ हद तक पॉलिटिशियंस भी देखते हैं, मैनिफेस्टो में आ जाता है। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह है कि हर नए टॉयलेट जो बना है दैट हैज सेव्ड दैट हाउस होल्ड 50,000 रुपीज इन हेल्थ कॉस्ट। और अभी 2 महीने पहले का आया कि 1.5 लाख इन्फेंट्स देयर लाइव्स हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ न्यू टॉयलेट्स मेड। अगर 110 मिलियन टैप कनेक्शंस नहीं दिए होते, आपको पता है हर टैप कनेक्शन, डायरियल डेथ्स अंडर 5 हैव बीन स्लैश्ड बाय हाफ। ये लोग जानते ही नहीं है। लोग कहते हैं चलो भाई टैप कनेक्शन दे दिया। आपको पता है 100 मिलियन गैस कनेक्शन जो उज्ज्वला के दिए हैं, एवरी ईयर 1.5 लाख लोगों की जिंदगी बच रही है इससे। देयर लाइव्स आर बीइंग सेव्ड बिकॉज इट वाज नॉट सम डिजीज दैट was the biggest cause for infant mortality. It was household pollution. वो फूक फूक के जो चूल्हा बनता था उससे बच्चे मरते थे। ये लोग सेकंड लेयर पे जाते नहीं हैं। सो वेलफेयरिज्म इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आप मुद्रा लोन्स ले लीजिए, आप जनधन अकाउंट ले लीजिए, और इंडिया की अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ, वो लोग काउंट ही नहीं करते वेलफेयर। टू वैक्सीनेट 1 बिलियन इंडियंस ट्वाइस ओवर विद इन अ ईयर, आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। कोविड में वेलफेयरिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर वेलफेयरिज्म ना हो तो ये देश चल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। लेकिन वेलफेयरिज्म इज इंपॉर्टेंट ओनली, इज पॉसिबल ओनली इन अ कैपिटलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट जो है वो सोशलिज्म को सस्टेन नहीं कर सकता। ये पता कब चले? अगर हम डिमार्केट करें कि फ्रीबी क्या है, वेलफेयरिज्म क्या है। ये कौन करेगा? ये हमें करना है।
क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा। फॉर एवरी पॉलिटिशियन एवरी फ्रीबीजम इज वेलफेयरिज्म, वो क्यों करेगा? उसके लिए तो हर फ्रीबी वो कह रहा है ये तो मैं वेलफेयर कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ। लेकिन हमें डिसाइड करना है, और ये इतना आसान नहीं है अनुराग जी, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग। कुछ लोगों के लिए कहेंगे अरे भाई ये तुम इसको फ्रीबी मान रहे हो, मैं तो इसको वेलफेयरिज्म मान रहा हूँ। वो पलट के कह सकते हैं कि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीबी मान रहे हैं, कल को मिडिल क्लास जो डिमांड करती है इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा रिलीफ दे, थोड़ा आपकी पॉकेट में पैसा आए, मैं उसको फ्रीबी मान रहा हूँ। आप क्यों नहीं मान रहे उसको? इट्स नॉट वेरी इजी टू डिफाइन। So there is a long debate. इट इज़ अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन उसको मैं संक्षिप्त में डिबेट में करना चाहता हूँ। वेलफेयरिज्म इज इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्रीबिज्म इज नॉट। मैं एक शो ऑफ हैंड्स कर लूँ आपकी इजाज़त से, क्योंकि उससे एकदम चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम एज अ पब्लिक हम कंफ्यूज्ड हैं कि वेलफेयरिज्म क्या है, फ्रीबिज्म क्या है, और हम खुद देश को धक्का मार रहे हैं इस होल में। आप लोगों में से कितने लोग अपनी फैमिलीज को प्यार करते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। Obviously, sorry for a rhetorical question. All the hands got up. आप में से कितने लोगों की फैमिलीज डेट में हैं? No hand got up, right? आप सब अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, आपकी कोई भी फैमिली डेट में नहीं है। एक और रेटोरिकल क्वेश्चन माफ कीजिएगा पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हमारे देश भारत को प्यार करते हैं? सारे हैंड ऊपर के। एक वो कम्युनिस्ट था, उसने हैंड खड़ा नहीं किया, वो शायद JNU से तो नहीं हो भाई साहब आपने? नहीं, सारे हैंड्स ऊपर गए। आप में से सब लोग अपनी फैमिलीज को प्यार करते हैं, आपकी कोई फैमिली बैंकरप्ट नहीं है, डेट में नहीं है। आप में से सब लोग देश को प्यार करते हैं। फिर आप ये कैसे कंफर्टेबल हैं कि आपका देश 260 लाख करोड़ की डेट में है? वाई आर यू कंफर्टेबल विद दिस? Why are you comfortable if you love this country that states have a cumulative debt of 75 lakh crores, increasing every day? हम अमेरिका नहीं है। Somebody has to pay for this. There is nothing called free lunch. अमेरिका अभी $40 ट्रिलियन डेट में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, वो तो छापते जाएंगे पैसा। हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। Sooner or later somebody has to pay for this, अनुराग जी। और जब तालियां बजी थी, मैंने कहा था 350 स्टार्टअप्स थे 10 साल पहले, आज 1,20,000 हैं। वही स्टार्टअप्स ही पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, या टैक्स बढ़ेगा? हम लोगों को पे करना है। तो हमें डिफाइन करनी है लाइन, और ये लाइन कैसे डिफाइन हो, मैंने अपनी खुद डिफाइन करी है। जो वेलफेयर एंटी नेशनल है वो फ्रीबी है, मतलब जो कि प्लेकेट करे एक वोट बैंक को, एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का फायदा करे, एक अपीजमेंट के लिए यूज हो, वो फ्रीबी है। और जो पैसा टैक्स पेयर का आप लोगों के भले के लिए यूज कर रहे हो, वो वेलफेयर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं गोइंग फॉरवर्ड, दे दूं मैं अभी आपको। एक सबसे पहले एग्जांपल जो आता है, वो हर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो अब प्रॉमिस करती है अगर आप हमें वोट करेंगे हम गवर्नमेंट में आएंगे। दिल्ली की भी आई, केजरीवाल आए। ये सीनियर सिटीजन्स को फ्री पिलग्रिमेज। अरे भाई क्यों भाई, क्यों तीर्थ यात्रा करवा रहे हो हमारे पैसे से? केजरीवाल जी हैं, अब उनके लिए तो एक सीट खाली रहती है आजकल। हमारे चीफ मिनिस्टर थे, अब नहीं है। उनकी आत्मा लेकिन भटकती रहती। वो देखिए, वो पीछे वो खाली चेहरा वहाँ बैठे हुए हैं, वो 12 लाख के कमोड पे बैठे हैं, सिसोदिया और वो दोनों साथ बैठे हैं। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया हमें वोट करेंगे तो हम दिल्ली के सीनियर सिटीजन को द्वारका फ्री भेजेंगे। क्यों भाई, क्यों भेज रहे हो? यू आर प्लेकेटिंग अ वोट बैंक। समाजवादी पार्टी क्या फ्री अजमेर भेजेंगे, कांग्रेस पार्टी फ्री मदुरई मीनाक्षी भेजेंगे, बीजू जनता दल फ्री जगन्नाथपुरी, और बीजेपी भी इम्यून नहीं है। नागालैंड में प्रॉमिस कर दिया हम अगर आप हमें वोट करेंगे हम आपको जेरूसलम भेज देंगे। अयोध्या दूर की बात है, लोग कह रहे जेरूसलम है कहाँ? हर पार्टी, दिस इज आवर मनी। हज सब्सिडी क्यों दे रहे हैं आप मौलवीज और प्रीस्ट को महीने की तनख्वाह क्यों दे रहे हैं अभी 8,000 पर मंथ? यू आर प्लेकेटिंग अ वोट बैंक। आप वक्फ लैंड पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स क्यों दे रहे हैं? ये हमारा पैसा है। सो दैट इज फ्रीबिज्म, दैट इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन, फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, फॉर अपीजिंग अ वोट बैंक। दैट इज व्हाट फ्रीबी इज। और हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है, पिछले 70-75 साल से हो रहा है। टेंस ऑफ थाउजेंड लैक्स ऑफ करोड़ इसमें जा रहा है और हम एकदम चुप हैं, सिटीजन्स चुप हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। पिछले 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ गवर्नमेंट एड बजट था स्पेंड किए। केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 सालों में 1,200 करोड़ हमारा पैसा गवर्नमेंट एड्स पे स्पेंड किया। क्यों? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को डटकारा कि आपके पास आपके रन दिल्ली हॉस्पिटल में 6 कैट स्कैन मशीन्स नहीं है, एक पेशेंट की डेथ हो गई और आप 1,200 करोड़
आप गवर्नमेंट एड्स में दे रहे हो। हर रोज हम सिटीजन्स अखबार खोलते हैं, बड़े बड़े एड्स दिख रहे होते हैं, मग्स दिख रहे होते हैं पॉलिटिशियंस की, हैप्पी बर्थडे कोई कह रहा है किसी को, किसी के नेहरू चिल्ड्रन जयंती हो रही है, किसी की महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जयंती हो रही है। क्यों? हमारा पैसा है, आप खर्च कर रहे हैं और लोग ये नहीं जानते, इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज नॉट सिर्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए या आई स्क्रैच माई बैक यू स्क्रैच योर साइकोफेंसी के लिए। दिस इज अ वे ऑफ ब्राइबिंग द फोर्थ एस्टेट, द मीडिया। आप कहते हैं कि आप हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ छापो वरना हम ये एड बजट बंद कर देंगे। ये जितने मीडिया वाले हैं सारे मुहिम चलाते हैं मॉरल और एथिक्स के लिए। लेकिन कभी कोई मुहिम आपने देखी कि गवर्नमेंट एड बजट को हटाने के लिए? नहीं, सारा पैसा इससे आता है। दिस इज फ्री बी। तो इसमें तो फिर सभी हैं, आपने सभी कहा कि मतलब आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी इसमें आते हैं। हो सकता है कि उनकी एक ऐसी सोच बन गई, क्योंकि वो सही आपने कहा कि मैं जिसको फ्री बी मान रहा हूँ उनके लिए शायद वो वेलफेयर है उनके लिए नज़र में। तो इसको किस तरह से, मतलब हर आदमी संभवतः छोटा गेन देखता है, हम शॉर्ट साइटेड भी होते हैं, तो क्या इसका मूव फॉरवर्ड है? मतलब इज इट अ वे काइंड ऑफ टू लीगलाइज, टू डिबेट और टू फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ लॉ? ये देखिए, सबसे पहले तो कंफ्यूजन हटना चाहिए। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि ये शॉर्ट टर्म गेम देखते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। 2005 में रिप्यूटेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि थे लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मोंटेग सिंह अहलूवालिया, उन्होंने कहा 2005 में कि देखिए ये देश जिस तरह की हम पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये नहीं चल सकता, वी विल गो बैंकरप्ट। सो दे डिवाइस्ड अ न्यू पेंशन सिस्टम और एनपीएस, जिसमें थोड़ा 10% जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है, 14% एम्प्लॉय का है जो रिटायर्ड हो गया, एज अपोज टू दी व्हाट इज नाउ द ओल्ड पेंशन स्कीम, जहाँ पे 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी था और टैक्स फ्री था। ये स्कीम उन्होंने लागू करी। 2022 में अनदर सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट राहुल गांधी, हंसी मत है वो, उन्होंने हिमाचल में कहा अगर आप हमें वोट करोगे हम अपनी कांग्रेस सरकार की लाई हुई स्कीम को जंग कर देंगे और पुरानी पे चले जाएंगे। वी विल जंक अवर ओन एनपीएस जो कांग्रेस सरकार लाई, मनमोहन सिंह, मोंटेग सिंह अहलूवालिया, और हम ओपीएस पे जाएंगे। हिमाचल में 1.3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, 1.6 लाख पेंशनर थे। कांग्रेस जीत गए। और सबसे पहले जो मोदी जी ने कहा ना, लोग कहते हैं रेवड़ी रेवड़ी, सबसे पहले मोदी जी ने वर्ड यूज नहीं किया था, कांग्रेस के मोंटेग सिंह अहलूवालिया ने किया था। ही वॉन्ट, उसने कहा आप लोग बैंकरप्ट हो जाओगे, ये मत करो, ये बिगेस्ट रेवड़ी है। दीज आर हिज वर्ड्स। आरबीआई गवर्नर ने कहा प्लीज डोंट डू दिस, यू आर गोइंग टू स्पेंड 5 times मोर ऑन ओपीएस एज यू आर ऑन एनपीएस, यू विल गो बैंकरप्ट। सुना नहीं किसी ने। और 2 महीने पहले क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर असेंबली पे खड़े होकर कहते हैं हमारे पास एमएलएज को देने के लिए सैलरी नहीं है। हिमाचल भवन दिल्ली का मॉर्गेज पे रख दिया है, गिरवी रख दिया है। वहां पे हिमाचल में ये होने वाला था अगर आपके पास 2 टॉयलेट्स हैं तो 1 टॉयलेट टैक्स होगा। 77% of all Himachal Pradesh's revenue is going in propping up this scheme. Short term game citizens ने देखा कि हम 1.6 लाख एम्प्लॉयज हैं, हमारा फायदा होगा इसमें, हम इसमें रिवर्ट करते हैं। नुकसान देखिए कितना हो रहा है देश को। ये सिटीजन्स ने किया, ये स्टेट की इसमें मैं गलती नहीं मानता। आपका रोल था ये पता लगाना कि रेवड़ी क्या है, फ्रीबी क्या है, वेलफेयरिज्म क्या है। आपने पता नहीं लगाया। मुझे लगता है इस पे तो अभी और भी बहस हो सकती है, लेकिन चूंकि हम अब विकसित भारत के कॉन्सेप्ट पर दोबारा लौटते हैं। आपने चूंकि बात कही कि जो 1948 से यात्रा हुई और वो अब तक आई है, इसकी 10 सालों में कुछ ज़्यादा एजर्शन आया, ज़्यादा हमारी तरफ से एक तरह से वो देखा है। किस दिशा में भारत आगे जाता दिखाई देता है अगर हम 10 सालों की और बात करें? दूसरी बात ये है कि ये भी आता है कि जिस बात को लेकर कि अभी दुनिया जिस तरह से नैरेटिव की लड़ाई में डिवाइडेड है, भारत की सॉफ्ट पावर, भारत की कल्चर, भारत की बात को रखने की जिम्मेदारी कितनी अहम है, और आज के ज़माने में ये बात आप जैसे लोग जो कि अपनी बात को रखते हैं थोड़ा शिद्दत से, वो कितना इम्पोर्टेंट और होती जाएगी? मतलब मेटा के युग में अपनी बात को ओरिजिनली तौर पर रखना, एआई के युग में अपनी बात को ओरिजिनली रखना, क्योंकि वो खतरे भी हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल। अभी देखिए हमारे मिनिस्टर ने ही वो मार्क जुकरबर्ग को फैक्ट चेक किया, गलत बोल रहे थे। तो नो, ऑफ कोर्स दैट इज़ ट्रू। और आपने जो बेबाक की बात करी, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं हर जगह एक बार बुलाया जाता हूँ कह देता हूँ बात अपनी। अभी एक सिचुएशन थी जहाँ पे डिस्कशन था पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, मुझे बुलाया गया। मैंने कहा देखिए हम दिन रात पॉलिटिशियंस को गाली देते रहते हैं, बहुत हो गया, अब जजेस को गाली देने की बारी है। जुडिशरी में देखिए हालत कैसी है, पूरा नेपोटिज्म चल रहा है, साइकोफेजी चल रही है, खुद अपने आप को इलेक्ट करते हैं, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं।
जिस स्पीड से हम चल रहे हैं 323 साल लगेंगे वो केसेस पूरे होने में। 34% ऑफ जजेस पोजीशन आर लाइंग वेकेंट, 22% ऑफ ऑल जुडिशियल पोजीशन आर लाइंग वेकेंट। देर आर केसेस दैट आर 35 years old, रेप एंड पॉक्सो केसेस, 1.5 लाख केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा पॉलिटिशियंस को मारो गोली, पहले इनको सुधारो। फिर बाद में मैं डायस पे वापस गया, मेरे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बैठे हुए थे तो अपनी मैं भूल गया कि मैं खुद कार लाया था, उबर लेके भागा वहाँ से। तो ये बेबाक कहने का मतलब, अब पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बहुत अच्छी जो पहले शेखावत जी ने बात कही कि उसमें आधा सच ये भी है कि देखिए कुंभ मेले में 400 मिलियन इंडियंस आर गोइंग टू विजिट। तो हम जो टूरिज्म की बात करते रहते हैं, डोमेस्टिक हमारा इतना ज़्यादा कंजम्पशन है, फॉर अ लॉन्ग टर्म वी डोंट पॉसिबली नीड टू बॉदर टू मच अबाउट इट, वो अलग, वो डिबेट अलग है। लेकिन अभी आपने कहा ना विकसित भारत की बात की, जो टफेस्ट डिसीजन है वो हमें वर्ल्ड को देखते हुए नहीं लेने, वो हमें अपने अंदर झांक के लेने। और ये इस देश की ट्रेजेडी है कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो टफेस्ट डिसीजन लिए इंडिया के हित में, ग्रेटेस्ट रिफॉर्म्स थे, वो इतना उस पर प्रोटेस्ट हुआ कि खुद उन्हें वापस लेना पड़ा। मैं फार्म लॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। द 3 ग्रेटेस्ट डिसीजंस, रिफॉर्म्स दैट कुड एवर, क्योंकि आप ये देखिए हमारा लेबर फोर्स जो है वो 600 मिलियन इंडियंस हैं, 44% ऑफ दैट 250-300 मिलियन लोग आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, अ सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली 14 to 14.5% ओवर जीडीपी। ऊपर से लेकर नीचे तक इट वाज क्राइंग आउट फॉर रिफॉर्म्स। एक एक आंकड़ा आप अगर आप देखें, वो रिफॉर्म्स ये 3 लाते, और ये तीनों ऑपोजिशन के मैनिफेस्टो में थे वर्बटिम, तीनों रिफॉर्म्स। हालांकि एक रिफॉर्म था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो तो कांग्रेस ने अपने स्टेट में लागू कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। ये सेम जो अडानी अंबानी चिल्लाते रहते हैं, ये अमरिंदर सिंह वाज पेइंग 3000 crores टू अडानी अंबानी फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन जब मोदी जी लाए तो पूरा ऑल हेल ब्रोक लूज, बट वो झुके, यू नो। सो ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम वर्ल्ड के विज़ावी, हम वर्ल्ड के लिए इंडिया की पोजीशन क्या देखते हैं। ट्रेजेडी ये है कि हम अपने अंदर झांक के, आर वी बोल्ड इनफ टू टेक दोज रिफॉर्म्स एंड देन टू होल्ड ऑन टू देम। अगर हम वो नहीं करेंगे तो 2047 नहीं 2097 की विंडो भी हम मिस कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब अगर करेंगे तो यही वाली बात है कि जब हम देश में कुछ रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात अभी हो रही है, कुछ इससे पहले लिए गए हैं, ये भी कितना और ज़रूरी है, और इसकी पॉसिबिलिटी आप कितना देखते हैं? देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जो प्रोटेस्ट हुआ, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया एंटी फेडरल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से ये चाचा नेहरू को ही गाली दे रहे थे, क्योंकि नेहरू जी के अंडर 15 साल तक तो यही चल रहा था इंदिरा गांधी के अंडर भी चला, करुणानिधि, डीएम के गाली दे रहा है, करुणानिधि वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ दिस। तो वही होता है ना, मोदी हेट्रेड में जो रिफॉर्म इस देश को चाहिए, जो ये लाता है रिफॉर्म, वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो एक तरह से एक चीज़ हम लोगों को समझनी होगी कि ऑपोजिशन नहीं है हमारे लिए, नहीं लड़ रहा ऑपोजिशन इस देश के लिए नहीं लड़ रहा, हम में से ही लोगों को ये अवेयर होकर लड़ना पड़ेगा। वी ओनली हैव टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री एंड फोर्स दिस गवर्नमेंट। और उसमें सबसे अहम रोल मैं कहूँगा, हमसे ज़्यादा रोल तो आरएसएस का है, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि अब मुझे पता चल गया, एक ही बार बुलाऊंगा तो जो मन में है वो कह भी देता हूँ ना। और रतन जी भी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये आरएसएस की मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है इसमें। आरएसएस शुड बी मच स्ट्रॉन्गर। आरएसएस शुड हैव सेड, देश हित में जो आपने रिफॉर्म लिए, अडिग रही है उस पर, व्हाई डिड यू गो बैक? अदरवाइज देखिए, आदमी अपनी वीकनेस और अपनी डिसीजन तो हमेशा रैशनलाइज कर लेता है। आपकी हर गलती आप रैशनलाइज कर सकते हैं एज अ मास्टर स्ट्रोक और एज दिस की नहीं अभी टाइम नहीं था, ये था, हर गलती रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो सच है वो सच है। RSS has to play a much stronger role because Congress has no umbrella to tell what is left, what is right, what is wrong. It only has a party, dynasty. BJP has an umbrella. That role, that umbrella is the RSS. It must be much stronger than what it is now. It must advocate for something. That अगर आपने ये रिफॉर्म किया है, आप इस पे अडिग रहिए। पर आपको लगता नहीं ये RSS विपिंग जो एक पेंडोरा बॉक्स है,
हम ये तो मानते हैं कि ये सरकार ने बहुत अच्छा किया, संगठन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो आरएसएस ठीक नहीं कर रहा है। मतलब एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट भी तो हो सकता है। अगर 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे हो सकता है कि उनकी अपनी सोच हो कि अभी हमें नहीं करना है, बाद में करना है। बहुत से इश्यूज़ पे ऐसी बात हो सकती है। वही जैसा मैंने कहा, रैशनलाइज कर ली, अब गलती रैशनलाइज कर ली। भाई आपके पास एक सेक्टर है जहाँ पे 300 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो सेक्टर आपको सिर्फ 14% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। उस सेक्टर में पिछले 10 सालों में 120,000 फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड। 81% ऑफ फार्मर्स एंड क्रॉप लैंड इज़ नॉट इंश्योर्ड। उस सेक्टर में अगर आप देखें, हम ऐसी ऐसी फसलें उगा रहे हैं जहाँ पे हमारा वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हैज़ रिड्यूस बाय 50%। हमारी सिचुएशन ऐसी है कि 3,200 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गोदावरी रिवर गोज इनटू द ओशन एज वेस्ट, जबकि तमिलनाडु की वाटर रिक्वायरमेंट इज ओनली 1,800 बिलियन क्यूबिक फीट। क्या क्या सुनाऊं मैं आपको, सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स इसमें चाहिए थे। तो ये कहना कि इसको हम टाल देते हैं, वक्त नहीं है, वक्त इसका 50 साल पहले था जो चला गया, और अभी तो मैं एमएसपी पे आया भी नहीं हूँ, जो कि सबसे बड़ी फ्रीबी है। मदर ऑफ ऑल फ्रीबीज इज एमएसपी। हमारा प्रोडक्शन 320 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स है, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 145 मिलियन है। आधा तो हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पॉलिटिशियंस वोट बैंक को प्लेकेट करने के लिए प्रोक्योर करते जा रहे हैं। हमारा जो बफर लिमिट मैक्सिमम है 41 मिलियन टन्स है, जो कि हवर्स अराउंड 23 मिलियन टन्स। 2 साल पहले 100 मिलियन टन्स था हमारे पास अनाज। व्हेन कोविड स्ट्रक we could not distribute 8 million tons was technically unedible। हमें यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करना पड़ा देने के लिए। इतनी प्रॉब्लम्स हैं अनुराग जी। तो ये कहना कि हो सकता है अभी इस रिफॉर्म का वक्त ना आया हो, ये मेरी राय में ये ठीक नहीं है। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑन टॉप ऑफ बीजेपी टू से दिस इज व्हाट यू टुक द राइट डिसीजन, स्टैंड बाय इट, स्टिक बाय इट। इस पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि आप टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो रहे हैं, आप डिक्टेटर हो रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। आप और स्ट्रांग करेंगे तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगेंगे। मैं फिर 48 पे जा रहा हूँ। एक नरेटिव और चलता है, उस पर आपकी राय। 48 में जो इंस्टीट्यूशन बने थे उसमें एक हमको बताया जाता, देखिए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे स्टेप लिए, लिहाजा ऐसे बने। उस डिबेट से हटकर इंस्टीट्यूशंस की महिमा और इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? क्या वो ठीक थे? क्या वो ब्यूरोक्रेसी के शिकार हुए, या फिर उसकी नज़रिए आपकी नज़र में उसका कुछ और दूसरा पहलू? देखिए, बहुत अहम सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है वैज्ञानिक की तरह से कि हिस्ट्री इज़ नॉट साइंस एंड साइंस इज़ नॉट हिस्ट्री। जो डेवलपमेंट होता है वो सैंक्शनड बिल्डिंग्स पे नहीं होता है, वो जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, उससे होता है। साइंस, द बेडरॉक ऑफ साइंस इज़ नॉट अ सैंक्शनड ब्यूटिफुल बिल्डिंग, द बेडरॉक ऑफ साइंस इज़ न्यू आइडियाज़। तो ये आपने हर बार देखा होगा, अभी भी आप आगे देखेंगे, जब भी इंडिया इसरो या कुछ डेवलपमेंट करता है, मार्स पे गए, चंद्रयान हुआ, सबसे पहले अरे नेहरू ने ये करवा दिया, भाई नेहरू की वजह से हो रहा है। मतलब ये आर्बिट चीज़ आ जाती है। क्यों? इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ पास्ट पीपल। अब ऐसे तो आप फिर मून लैंडिंग जो हुई थी नासा की, तो यू शुड क्रेडिट हिटलर फॉर इट, because जो rocket father of rocket technology was von Braun, he was the father of the V2 technology जो हिटलर भेज रहा था, rockets was bombing the London East End was von Braun, और war के बाद von Braun was snatched away by the Americans, so the NASA technology Apollo is credit to Hitler। क्या आप हिटलर को क्रेडिट करेंगे? मतलब पास्ट में साइंस नहीं, it doesn't live, it lives in the present and more importantly it takes care of the future। इसमें मैं इस गवर्नमेंट को जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के अंडर आता है। तो काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट वगैरह जो बैठे हैं वो कहते हैं किसी तरह से एक ऐसा एंगल लाता हूँ कि बायोलॉजी को स्पेस से जोड़ देता हूँ, थोड़ा पैसा मिलेगा। नो, ऑन अ लाइटर नोट, बट देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस in terms of space research, in terms of startups that will look at India's position as far as the future is concerned। अब कई लोग कहें कि चंद्रयान की क्या ज़रूरत है, चंद्रयान की क्या ज़रूरत है। आप ये नहीं जानते कि एनर्जी सोर्स जो हीलियम 3 में, मतलब वो अलग टॉपिक्स हो गए। लेकिन जो आपका वो था कि 48 में वर वी राइट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट? यस, ऑफ कोर्स वी वर, बट आर वी राइट नाउ एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड्स कि फॉरएवर लिव इन द पास्ट कि अरे जो उन्होंने किया वो महान था?
totally wrong and totally antithetical to how science must progress. ओके तो हम अभी जिस हिसाब से IITs बने हैं पिछले कुछ सालों में, जिस हिसाब से एम्स का है वो ग्रोथ हो, उस हिसाब से हम अपने को पीठ थपथपाते हैं। लेकिन दुनिया की इकोनॉमी को देखते हुए आर वी इन द राइट डायरेक्शन? चेंजिंग ग्लोबल सिनारियो जो हो रहा है उसके हिसाब से अगले 4 साल कैसे हैं? 20 जनवरी नज़दीक आ रही है, अमेरिका में ट्रंप भी आने वाले हैं, बहुत कुछ बदलेगा। ड्राइंग रूम के डिस्कशन अलग हैं, डिबेट के डिस्कशन अलग हैं, थोड़ा डर भी है, थोड़ी उम्मीदें भी हैं। भारत की जियोपॉलिटिकल जर्नी को आप आखिर में, मेरा ये सवाल ये है कि कैसे देखते हैं? नहीं, ये अगेन बहुत अहम सवाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो टफेस्ट डिसीजंस हैं वो जो हमें लेनी है वो वर्ल्ड पे निर्भर नहीं है। वो डायरेक्ट बेयरिंग इज़ द टफेस्ट डिसीजंस वी नीड टू टेक डोमेस्टिकली। और उसमें आप ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए, समझिए कि मोदी जी एक तरह से ना उन पे आशीर्वाद है, उन पे हाथ है, एक ऑपोजिशन का हाथ है। उन्होंने जितनी डिसीजंस फॉर नेशनल इंटरेस्ट ली वो सब में ऑपोजिशन ने उन पे प्रोटेस्ट किया, लेकिन जितनी डिसीजंस मोदी जी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट लेते हैं ऑपोजिशन सपोर्ट्स। अब रिपीलिंग ऑफ फार्म लॉज वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटी नेशनल डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मी। इट टुक बैक दिस कंट्री 10-15 years, you know. Opposition supported, opposition wanted it. Privatization, disinvestment, government having no role in running businesses is something that Modi ji promised. But who protests against it? It is the opposition. आप ऐसी लैंड रिफॉर्म्स, बहुत सारी डिसीजंस जो कि फॉर नेशनल इंटरेस्ट है वो ऑपोजिशन कहता है कि वो मत लो, तो मोदी जी कहते हैं ठीक है नहीं लो, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो चाहिए कि प्रोटेस्ट ना हो। ये ट्रेजेडी है इस देश की। तभी मैंने कहा प्लीज डू नॉट बैंक ऑन द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इज लेटिंग दिस कंट्री डाउन and it is making this government more complacent because the government is very happy. But don't you think we have the propensity to look everything through the prism of politics? हम हर चीज़ को राजनीति के चश्मे से देखते हैं और शायद ये समय भी हो गया है। हो सकता है उसका प्रभाव नेताओं पर भी पड़ता हो, सरकार पर भी पड़ता हो, मोदी जी पे भी पड़ता हो। आखिरकार इलेक्शन भी तो जीतने हैं। बिल्कुल, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप देखिए कि ये जो MSP था, जब राहुल गांधी ने कहा, बाय द वे ये रघुराम राजन जब RBI गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि सबसे बिगेस्ट रीज़न फॉर इन्फ्लेशन इज़ MSP। लेकिन जब ये राहुल गांधी के एडवाइज़र बने तो एकदम चुप हो गए जब राहुल गांधी ने कहा कि हर क्रॉप पे आप MSP गारंटी करिए। बीजेपी ने राइटली कहा, पागल हो गए हो, दिस इज गोइंग टू मेक दिस कंट्री बैंकरप्ट। एवरी ईयर वी हैव ओनली 45 to 50 lakh crores टू डिस्पेंड, जो अभी निर्मला सीतारामन जी करने वाली हैं। 16 to 20 lakh crores विल गो इन टू MSP, वील गो बैंकरप्ट। लेकिन फिर हरियाणा इलेक्शन आए, BJP promised every crop in Haryana MSP, and what happened? BJP won. तो पॉलिटिक्स हम आपने बिल्कुल जो कहा ना कि हमारी हर प्रिज्म एक पॉलिटिकल प्रिज्म बन गई है। एक और छोटा एग्जांपल, बीजेपी राइटली मॉक्ड राहुल गांधी खटाखट स्कीम, हर किसी को, हर महिला को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन फिर महाराष्ट्र इलेक्शंस आए, बीजेपी ने कहा कि हर एलिजिबल वुमन फ्रॉम एज 21 to 60 विल बी गिवन। अच्छा, प्रॉमिस नहीं किया क्योंकि वो सरकार थी, इंप्लीमेंट कर दिया 1500 रुपीज पर मंथ। इट वॉज कॉस्टिंग दी महाराष्ट्र एक्सचेकर 50,000 रुपीज। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, मैं इसको डबल कर दूंगा। महाराष्ट्र इज अंडर अ डेट ऑफ 8 lakh crores। हम ये जानते नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि नहीं भाई बीजेपी फ्री भी डोल नहीं कर रहा। आप पंजाब में देखिए, पिछले 1.5 साल में 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा डेट हो गई है। ये हर चीज पॉलिटिकल प्रिज्म से देखेंगे तो वी कैन नॉट बैंक ऑन पॉलिटिशियंस। या अनुराग जी, ये हमें डिसाइड करना है, लेकिन वही असमंजस आ गया ना, हम डिसाइड अपने जो आपने कहा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पे करते हैं कि इसमें हमारा फायदा है, लेके निकल ले साइड से। नो, ये सबसे बड़ा मिसनोमर ये है कि ब्यूरोक्रेट्स रन द कंट्री। नहीं, पॉलिटिशियंस रन द ब्यूरोक्रेट्स। I apologize if there are a lot of friends who are bureaucrats and अगर वो माइंड ना करें, लेकिन ये एकदम सच है। जिस तरह से ये सिस्टम बना है, देखिए मेरी हमेशा ये रही है, मैं कभी भी जो कि ऑर्डर्स ले रहा है ना, मैं उसको ब्लेम नहीं करता, जो ऑर्डर्स दे रहा है मैं उसको ब्लेम करता हूँ। अगर कोई ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट होगा, आप कोई भी ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट, आप ये पता लगा लीजिए, टैबुलेट कर लीजिए, इट्स अ वेरी रफ जनरलाइज थिंग, कितनी बार ट्रांसफर हुआ है। एक थे खेमका, 47 times ही वॉज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफरिंग इज नाउ ऑलमोस्ट एज अ बैज ऑफ थिंग कि यार आप ऑनेस्ट हो कि नहीं हो। अगर आप ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट हो,
अगर आप एक स्टेप ले रहे हो जो कि देश हित में है, यू विल बी ट्रांसफर्ड, और आप एक ट्रांसफर सैलोगे, 2 ट्रांसफर सैलोगे, फिर आपकी फैमिली आएगी, उसके बच्चे का नया स्कूल कहीं दूर दराज, सूनर और लेटर यू विल से यार देखो मैं थक गया हूँ, लेट मी आइदर नॉट blindly listen to what my superior neta is saying, या I'll turn the other way. So I don't blame the bureaucracy. जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम की, तो लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है और मैसेजेस ट्विटर पे आ रहे हैं, मतलब कि गॉड का वो पड़ा हुआ है, कहर पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे भी एलन मस्क ये कर रहे हैं कि ये जो अवैध या कोई ऐसे नागरिक हैं उनको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि जो आप पैसे बनाने की बात करते हैं स्टेट को और कंट्री को, तो क्या इस तरीके की स्थितियों के लिए हमारा कंट्री भी तैयार है या उस तरीके के बारे में कोई सोच रखी जाती है? क्योंकि लॉस एंजलिस ऐसी जगह जहाँ पे हम कह रहे हैं कि वामपंथी साथियों का वहाँ पे दोष है और वो कह रहे हैं ये की दोष है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इस बातों पे कंट्री को सोचना है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन उसका आंसर हमारी आंखों के सामने है। हमारी जो सहने की क्षमता है ना, उस पे ही मतलब वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट। क्योंकि आपने कहा कि लॉस एंजलिस का आपने एग्जांपल दिया, लॉस एंजलिस में जो ये वाइल्ड फायर्स हैं दे आर एक्चुअली प्रिटी कॉमन। हैबिटेशन ऐसी हो गई, अगर आप 50-60s में देखें तो इनफैक्ट नेटिव अमेरिकन्स ने इस वाइल्ड फायर का नाम भी दिया हुआ है, यू नो, आई फॉरगेट द नेम, सेंटा फे और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ अमेरिका, इन यूरोप, ग्रीस में हुई थी, हर जगह कॉमन है। वो हैबिटेशन हो जाती है, पीपल इग्नोर द नेचुरल फिनोमिना, देन दे स्टार्ट हैबिटेटिंग, तो उसके इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन आपने कहा कि इंडिया में इसका क्या आपको पता है कि 70 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, 70 मिलियन हेक्टेयर्स, ध्यान से सुनिए, ऑलमोस्ट 40% ऑफ ऑल अवेलेबल इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड, 40% हैज़ बीन डैमेज्ड इन द लास्ट 6 years बिकॉज ऑफ रेन्स और ड्राउट। हमें पता था ये, मतलब इतना भयंकर भयावह सिचुएशन डेटा है ये। 40% ऑफ ऑल योर लैंड हैज़ बीन डैमेज्ड and we are unconcerned, you know, in the sense कि this is not news. The reason for that is कि अगर आप ये देखें कि 35 साल से रिवर लिंकिंग के ऊपर कितनी कमिटीज़ बैठी, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है ये, इंदिरा गांधी से शुरू हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, हर गवर्नमेंट ने 30 कमिटीज़ हैव सैट थ्रू, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, हर कोई, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते पहले Modi ji inaugurated laid the foundation stone for Ken Betwa. We are not looking, forget about 30 years ahead. हम 5 साल नहीं सोच रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 3000 बिलियन क्यूबिक फीट हम वेस्ट कर रहे हैं एवरी ईयर। तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट 1800 बिलियन क्यूबिक फीट है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स दूँ? तो ये जो कैलामिटी हमें लॉस एंजलिस की बड़ी लगती है, ऐसी 100 कैलामिटीज़ हम अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। शायद मीडिया जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है वो ज़्यादा चला जाता है। उन्होंने कहा है कि आप हिंदुत्व को कैसे डिफाइन करेंगे, मोदी जी का हिंदुत्व और शायद योगी जी का हिंदुत्व। हाँ। सवाल ये है। सो मोदी जी इज योगी लाइट, आई वुड से। अभी जो लोग मोदी को गाली देते रहते हैं, उनसे मैं ये जेएनयू में कहूँगा वेट करो, अभी योगी आ रहा है। एक बार नहीं 2 बार आ रहा है थोड़ा नहीं, पर देखिए हिंदुत्व इज़ हिंदुइज़्म। ये लोगों ने जानबूझ के लाइन डिवाइड कर दी। दे बेसिकली दे हेट हिंदुइज़्म, लेकिन ओपनली वो ये नहीं कहेंगे कि हिंदुइज़्म इज़ क्रैप और हिंदूज़ को मारो ये वो, तो उन्होंने ये लाइन क्रिएट कर ली कि हिंदुत्व को गाली दे सकते हो, करते हो। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1995 की, आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पढ़िए, आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए। हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व is essence of Hinduism. There is no demarcation at all. ये कंट्री कोट अनकोट प्लूरल है, सेकुलर तो ये है ही नहीं, ये सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल किया हुआ, ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये कंट्री प्लूरल है बिकॉज ये कंट्री हिंदू है और हिंदुत्व है। और मोदी जी की मुझे एक बात, योगी जी की बात बहुत अच्छी लगी।
मैं किसी और रिलीजन के आदमी को उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगा जितनी वो मेरे रिलीजन को रिस्पेक्ट देगा। लास्ट नहीं। में मैं एक ही बार बुलाया जाता हूँ, क्या मैं दोबारा बुलाया जाऊंगा? अब ये हम पांचजन्य से पूछेंगे, पांचजन्य से अभी पूछ लेंगे। सर्टेन नहीं है। नहीं, मैं एक मॉडरेटर के तो तौर दो पे तीन देख और रहा हूं। कंट्रोवर्शियल बात बोल दूं मैं फिर? नहीं, बस ठीक है। चूंकि एक और जैसे हमने कहा ना कि हमने मैच फिक्स कर लिया है, एक और हिटर आ चुके हैं, तो उनका सेशन का भी इंतजार इनको होगा। हिटर मत कहिए, ये मतलब मतलब जो कहते हैं ना कि आप लोगों के पास वो सवाल नहीं जाने चाहिए जिस पर कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाए। अगर मैं यशस्वी जायसवाल हूं तो ये जय शाह हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, और खासकर फ्रीबी और जो वेलफेयरिज्म है उस पर थोड़ा लोगों को और ज्ञान देने के लिए। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल की इस दुनिया में जब हम नैरेटिव की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, तो आनंद रंगनाथन जैसे लोगों की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि आप डेटा के साथ आते हैं। आप साइंटिस्ट कम लगते हैं, हिस्टोरियन ज़्यादा लगते हैं, इतने डेटा याद कैसे करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सवाल मैं दे दूं? अरे थैंक यू सो मच। नहीं, आपने कहा डेटा याद किया, मैंने कहा एनी मैन हु रिमेंबर्स हिज एनिवर्सरीज विल रिमेंबर एनी डेटा। ओह गॉड, आप लोगों को दूसरे पतियों की जिंदगी खराब करेंगे आप। आपको मैं कटघरे में नहीं डालना चाहूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं पांचजन्य के चीफ एडिटर श्री हितेश अंकल जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और आनंद जी को सम्मानित करें।